हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल न्यू सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा है फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं वैद्युत आवेश, आवेश के गुण, कूलाम के नियम, और इसके बाद में कूलाम के नियम के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज के इस वीडियो में एक बढ़िया सा टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है फर्स्ट चैप्टर से, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं हेडिंग डाल लीजिए। क्या होगी हेडिंग? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब यह है बेटा कि एक बिंदु आवेश हो या एक से ज्यादा बिंदु आवेश हो, उनके कारण किसी बिंदु पर, उस स्थान में किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस बात से लेना देना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। या यूं समझ लीजिए कि किसी दो या दो से अधिक बिंदु आवेश हो, एक बिंदु आवेश हो, उनके कारण अगर उसके आसपास हम किसी अन्य बिंदु आवेश को लेके आते हैं तो वो कितना वैद्युत बल का अनुभव करता है, इस बात से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संबंध है। तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो यहां पर परिभाषा रहेगी किसी बिंदु आवेश के चारों ओर किसी बिंदु पर किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर उस पर लगने वाले वैद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या बोले? किसी बिंदु आवेश के चारों ओर किसी बिंदु पर किसी अन्य परीक्षण आवेश को आप अगर लेके आते हैं तो लाने पर उस पर लगने वाले वैद्युत बल, और वैद्युत बल आपका कौन सा होगा? तो एक बार फिर लिख रहा हूं, आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण या प्रतिकर्षण। ठीक है, या तो आकर्षण रहेगा या प्रतिकर्षण रहेगा। उस बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो ये हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। इसको हम दूसरे शब्दों में बोलें तो इस तरीके से बोल सकते हैं, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर किसी बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको ई से लिखते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? बोले कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ई बराबर एफ अपॉन Q0। Q0 क्या है? परीक्षण आवेश है।
अब इसके मात्रक की बात करें तो ऊपर है बल, बल का मात्रक होता है न्यूटन, नीचे है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलाम, या इसका दूसरा मात्रक होता है बेटा वोल्ट, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अब बोले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश। यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो इसका मतलब इसकी दिशा भी होगी। अब दिशा होगी तो दिशा को समझने के लिए यहां पर हम दो डायग्राम आपको बना रहे हैं। एक डायग्राम इधर हमने बढ़िया सा बना दिया और एक डायग्राम इधर बना दिया। यहां पर ये प्लस आवेश है, वो माइनस आवेश है। प्लस आवेश के कारण बेटा दो ही प्रकार के आवेश होते हैं, एक प्लस आवेश होता है और एक माइनस आवेश होता है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश। अगर हम इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो भैया या तो प्लस के कारण निकालेंगे या माइनस के कारण निकालेंगे। सही है। अगर आप प्लस के कारण निकालना चाहते हो तो प्लस आवेश कहता है कि वैद्युत क्षेत्र आप कहीं भी निकालो, वैद्युत क्षेत्र कहीं भी निकालो, लेकिन उसकी दिशा सदैव उसकी दिशा हमसे दूर की ओर रहेगी। किधर रहेगी? हमसे दूर की ओर। मतलब प्लस आवेश के कारण जब भी आप वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो दिशा हमेशा वैद्युत क्षेत्र की आवेश से दूर की ओर रहेगी। इसके बाद में बात आ जाती है माइनस आवेश की। तो माइनस आवेश ठीक इसके उल्टे चलता है बेटा। माइनस आवेश कहता है कि वैद्युत क्षेत्र आप कहीं भी निकालो लेकिन उसकी दिशा हमारी ओर ही रहेगी, उसकी दिशा हमारी ओर ही रहेगी, उसकी दिशा हमारी ओर ही रहेगी। ये है वैद्युत क्षेत्र की दिशा का हिसाब किताब। जब हमने वैद्युत क्षेत्र की दिशा का हिसाब किताब जान लिया तो वैद्युत बल रेखाओं के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। इसको साफ करें, कर दें साफ। चलिए इसको साफ कर रहे हैं। अब इसको साफ कर रहे हैं तो यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं तो हमने हाई स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन वैद्युत बल रेखाएं नहीं पढ़ी। कोई बात नहीं, यहां पढ़ लीजिए। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं, जो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर पहुंचती हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं जिन पर एकांक धन आवेश पृथक्कृत गति करता है। तो आप दोबारा फिर समझ लीजिए, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर एकांक धन आवेश पृथक्कृत गति करता है। या यूं कह लीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं
निष्कोण भी होती हैं, कोई कोण नहीं बनाती हैं, जो धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव पर पहुंचती हैं। ठीक है। इसके बाद में बोले कि अगर ये वैद्युत बल रेखाएं होती हैं तो जरा हमें इसको दिखा दीजिए। तो दिखाने के लिए हमने एक बढ़िया सा प्लस आवेश बनाया और एक बढ़िया सा माइनस आवेश बनाया। जो हम परिभाषा पहले लिख रहे थे कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती हैं, तो यहाँ पर वही हम बनाएंगे कि वैद्युत बल रेखाएं कैसी होती हैं, वक्रनुमा होती हैं, जो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर जाती हैं। धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं। धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं। धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाती हैं। यहाँ ऋण आवेश पर मिलती हैं आके और धन आवेश से निकलती हैं। धन आवेश से निकलती हैं। धन आवेश से दूर की ओर जाती हैं और ऋण आवेश पर पहुंचती हैं। धन आवेश से दूर की ओर जाती हैं और ऋण आवेश पर पहुंचती हैं। तो ये हैं आपकी वैद्युत बल रेखाएं। ठीक है। अब इनके हम यहीं पर डायग्राम बन गया है तो इनके गुणों की भी बात कर लेते हैं। गुण क्या हैं इनके, तो इनके गुण भी देख लेते हैं। तो गुणों में पहला पॉइंट आता है कि ये काल्पनिक होती हैं। काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं, जो धन ध्रुव से निकल कर ऋण या धन आवेश से निकलकर, ध्रुव ना लिखें तो यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर पहुंचती हैं। क्या बोले, ये काल्पनिक वक्र रेखाएं होती हैं जो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर पहुंचती हैं या धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव पर पहुंचती हैं। आवेश भी लिख सकते हैं और ध्रुव भी लिख सकते हैं। आवेश की जगह क्या लिख सकते हैं, ध्रुव भी लिख सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में बोले अगला पॉइंट क्या होगा। अगला पॉइंट क्या होगा, तो इन पर एकांक पृथक कृत धन आवेश गति करता है। इन पर एकांक पृथक्कृत धन आवेश गति करता है। अगला पॉइंट बोले, अगले पॉइंट में हम लिख सकते हैं क्या, ये बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। नहीं करती हैं। ये बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। जी हां, ये केवल धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर पहुंचती हैं या धन ध्रुव से निकलकर ऋण ध्रुव पर पहुंचती हैं, दोबारा वापस धन ध्रुव पर नहीं जाती हैं। इसलिए ये एक बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। बंद वक्र का निर्माण तो तब होता जब ये यहां से निकलकर ऋण ध्रुव पर पहुंचकर ऋण आवेश पर पहुंचकर दोबारा धन की ओर वापस आ जाती, तभी तो होता बंद वक्र का निर्माण। जी हाँ,
तो इसका मतलब ये बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। फिर उसके बाद में बोले, उसके बाद में क्या है, उसके बाद में चौथा पॉइंट, ये या दो, सीधा सीधा हम लिख सकते हैं, दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। क्योंकि अब काटती नहीं है तो इसका कोई ना कोई रीजन होगा। बोले हां, क्योंकि इनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं, जो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव नहीं है। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि इनके कटान बिंदु पर मुख्यतः दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, जो उस बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि संभव नहीं है। कैसे? बोले ऐसे, ऐसे। अगर ये दो वैद्युत बल रेखाएं हैं, अगर ये दो वैद्युत बल रेखाएं हैं तो ये एक दूसरे को बोले काट रही हैं। अगर काट रही हैं तो ये इनका कटान बिंदु हुआ और इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, ये इस तरीके से और दूसरी इस तरीके से, जो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित कर रही हैं। और वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित कर रही हैं मतलब किसी एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं हैं, इसलिए दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, इसको थोड़ा साफ कर दें। अगला पॉइंट इसमें क्या रहेगा? इसमें अगला पॉइंट रहेगा पांचवा, इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अगर इन रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाए, जैसे मान लीजिए यहां पर एक हमने स्पर्श रेखा खींच दी इस तरीके से, तो ये यहां पर ये जो स्पर्श रेखा है इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की इस दिशा को प्रदर्शित करेगी। अगर हमने यहां पर स्पर्श रेखा खींच दी इस तरीके से, तो ये यहां पर स्पर्श रेखा जो होगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो ये वैद्युत बल रेखाओं के कुछ गुण हो गए। अब वैद्युत बल रेखाओं के हमने गुणों को जान लिया, तो जिसको भी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकते हो। बकाया अगली हेडिंग की ओर चलते हैं, साफ करें। यस, इसके बाद में बात आती है एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब वैद्युत क्षेत्र एक बिंदु आवेश के कारण क्या होगा।
तो एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? आप लोग तब तक जरा सोचिए और हम इसको साफ करते हैं। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? चलिए हेडिंग डाल लेते हैं हम। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। अब एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, उसके लिए हम सीधा सीधा लिखते हैं माना प्लस क्यू आवेश निर्वात में ओ या बिंदु ओ पर रखा है, जिसके कारण r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अरे भाई चलिए डायग्राम बना लेते हैं। बोले देखो एक ये बिंदु आवेश है प्लस क्यू आवेश इस पर रखा हुआ है, बिंदु है O और इसके कारण हमें R दूरी पर एक बिंदु है P जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, प्लस क्यू आवेश है, हाँ है। प्लस क्यू आवेश कहता है किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालिए हमसे दूर की ओर, तो दिशा किधर रहेगी? इससे दूर की ओर, मतलब दिशा तो इधर हो गई। ये भी सही है। अब बोले देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है और तीव्रता का हमने सूत्र पढ़ा था क्या? बोले हमने सूत्र पढ़ा था E बराबर F अपॉन Q0। जब हमने ये सूत्र पढ़ा था तो F तो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जब F दिखाई नहीं दे रहा तो तुरंत यहां लिखेंगे क्या? माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। ठीक है, ये मानने में क्या जाता है, क्योंकि इसका खुद का ना तो वैद्युत क्षेत्र होगा और ना ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको अपने काम में ले आओ। अब काम में ले आओ तो हमने मान लिया कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है। अब जैसे ही हमने माना तब कूलाम के नियमानुसार कूलाम का नियम कहता है कि अगर दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कुछ भी दूरी पर रखे हों तो उनके बीच फटाक से बल लगा दीजिए, वैद्युत बल, या तो आकर्षण लगेगा या प्रतिकर्षण लगेगा। तो यहां पर कूलाम के नियमानुसार Q व Q0 के बीच वैद्युत बल या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। यह बात ध्यान रखना, वैद्युत बल कौन सा होगा? आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। सही है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। कितना होगा? तो F बराबर कितना होगा? K Q1 तो Q हो गया, Q2 तो Q0 हो गया, बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग तो R² हो गया। इतना न्यूटन बल आ गया। बोले अब बल आ गया तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। तो अब क्या लिखना है? तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बोले होगी E बराबर F अपॉन Q0। वैल्यू रखो, तो E बराबर F की वैल्यू है Q0 अपॉन R² इंटू हो जाएगा Q0, क्योंकि Q0 अपॉन में है। बोले हाँ है, Q0 से Q0 कैंसिल, क्या बचा?
E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन पर कूलम। यहां पर बोले देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश के कारण हमने निकाली है, वो कुछ बातों पर निर्भर करती है। वो कौन कौन सी बातें होंगी? पहले तो हम यहां पर के बराबर क्या होता है? बोले 1/4πε0 होता है। तब बोले ई बराबर हमारा हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। बोले हाँ सही है। अब बोले यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। और बोले भाई एक तो ये सही है, दूसरा और साथ में ले चलो, क्या? बोले दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के नियम का पालन करती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के नियम का पालन करती है। तो ये रहा हमारा प्यारा सा टॉपिक, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार आपको एक से अधिक बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही आपका इक्वेशन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही इक्वेशन रहेंगे। इन्हीं का यूज करके हम 2 या 2 से अधिक बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। तो यह ध्यान रखना, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आप सभी लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।